उस दिन कहने को तो मेरा जन्मदिन था, लेकिन मेरे लिए वह किसी लंबी सज़ा से कम नहीं था। मैं अपने बेटे के छोटे से फ्लैट में, जो दिल्ली के एक शोर-शराबे वाले इलाके में था, मेज़ के एक कोने पर बैठा था और उन बर्तनों को घूर रहा था जिन्हें छूने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था। मेरी पसलियों में अभी भी दर्द था, मेरी बाँह पर नील का निशान अभी भी था और हर सांस के साथ मेरा शरीर मुझे उस घटना की याद दिला रहा था, जो दावत से कुछ दिन पहले हुई थी। बाहर सड़क पर ट्रैफिक और बसों का शोर गूंज रहा था, लेकिन लिविंग रूम के अंदर हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य धुआं हो जो जली हुई भावनाओं से उठ रहा हो। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद से मैं अपने बेटे के साथ ही रह रहा हूं। 3 साल हो गए हैं जब मैंने गांव का अपना घर छोड़ा था। वह घर जिसे बनाने में हमने 2 दशक लगा दिए थे। उसने तब कहा था कि वह नहीं चाहता कि मैं गांव में अकेला रहूं, क्योंकि वहां कोई देखभाल करने वाला नहीं था, खासकर रात में। और न जाने मेरे साथ क्या हो जाए, इसलिए वह मुझे शहर ले आया। उस जीवन में जो रोशनी से भरा तो था, लेकिन जिसमें गर्माहट की कमी थी। मुझे लगा था कि वह फैसला सही था। मुझे लगा था कि यहाँ वे मेरी बेहतर देखभाल करेंगे, हम एक दूसरे के करीब रहेंगे क्योंकि हम रोज मिलेंगे। शुरुआत में मेरी बहू ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। वह मुझे फेसबुक चलाना सिखाती, गांव के रिश्तेदारों से वीडियो कॉल करना बताती और हर रविवार मुझे पास के मंदिर तक ले जाने में मदद करती। कभी-कभी मैं उसके साथ बाजार भी जाता। हम साथ में सब्जियां खरीदते और घर लौटते समय कई बार ऐसा लगता जैसे हम एक सामान्य परिवार हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, मुझे महसूस होने लगा कि मैं धीरे-धीरे एक बोझ बनता जा रहा हूँ। घर के किसी फालतू सामान की तरह, जिसे अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ रखा जाए। मेरी हर छोटी गलती, चावल का दाना गिर जाना या टीवी का रिमोट भूल जाना, इन सब वजहों से उसकी नज़रों में मेरे लिए सम्मान कम होता चला गया। मेरी उम्र 73 साल है। अब मैं कोई विलासिता नहीं ढूंढता, बस सम्मान चाहता हूँ। मैं बस एक शांत नाश्ता चाहता हूँ। दोपहर में थोड़ी बातचीत की, गांव में क्या चल रहा है या पुराने दोस्त कैसे हैं, और उस बेटे और बहू से थोड़ा सा आदर, जिनकी मैंने तब सेवा की थी जब उनके पास अपना कहने को एक चम्मच भी नहीं था। लेकिन उस जन्मदिन से पहले के आखिरी कुछ महीनों में हमारी पुरानी हंसी मजाक की जगह एक ठंडी खामोशी ने ले ली थी। हर रात के खाने पर मेरे साथ मेरे बेटे की आवाज से ज्यादा टीवी का शोर होता था। सुबह मैं जल्दी उठ जाता, लेकिन नाश्ते में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वे अक्सर देर से उठते। और जब वे उठते, तो मेरे लिए बस एक सिर हिलाकर अभिवादन होता या फिर बिना किसी भाव के पूछा जाता, खाना खा लिया? वो पुराना अपनापन गायब था। कैसे हैं पापा? या नींद अच्छी आई? जैसे सवाल अब नहीं पूछे जाते थे। सब कुछ औपचारिक और ठंडा हो गया था, जैसे मैं बस घर की दिनचर्या का एक हिस्सा हूं। और इन सब के पीछे एक दर्द धीरे-धीरे पनप रहा था, जो सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि काई का सा ही बल्कि दिल में था। यह एहसास कि मुझे धीरे-धीरे उसी घर में चुप कराया जा रहा है, जो मेरा भी घर होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन कई बार जब मैं लिविंग रूम में बैठा टीवी पर पुरानी फिल्म देख रहा होता, तो मुझे बेडरूम से उनकी आवाजें सुनाई देती। वे तेज-तेज बातें कर रहे होते, जैसे किसी बिल या पैसों की तंगी को लेकर बहस कर रहे हों। कभी-कभी मुझे अपना नाम सुनाई देता, लेकिन जब मैं बाहर निकलकर पूछता कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है, तो बातचीत अचानक बंद हो जाती। फिर वे जबरदस्ती मुस्कुराते और कहते, कुछ नहीं पापा, सब ठीक है। मैं इतना भी बच्चा नहीं हूं कि समझ ना सकूं। मुझे पता था कि उनके पास समस्याएं थीं, मुझे पता था कि वे मुझसे कुछ छिपा रहे थे। लेकिन मैं क्या कर सकता था? कभी-कभी मैं खुद से पूछता कि क्या मेरा यहाँ होना मेरी गलती है? क्या मुझे वापस गाँव चले जाना चाहिए, भले ही वहाँ मेरी देखभाल करने वाला कोई ना हो? लेकिन जब भी ऐसे विचार आते, मैं सोचता कि यह मेरा बेटा है, मेरा खून है। मैंने इसे सालों तक पढ़ाया-लिखाया, इसे भविष्य दिया। क्या इसके बदले थोड़ा-सा सम्मान नहीं मिलना चाहिए? मैं यह नहीं कह रहा कि वे मुझे राजा की तरह रखें, बस एक इंसान की तरह, एक पिता की तरह व्यवहार करें, जिसके पास भावनाएँ हैं, राय है और सुने जाने का अधिकार है। उनके फ्लैट में हॉलवे के अंत में रसोई के बगल में मेरा एक छोटा-सा कमरा है। यह छोटा है, बस एक बिस्तर, एक अलमारी और एक पुरानी कुर्सी के लिए काफ़ी है, जो मैं गाँव से अपने साथ लाया था। वहाँ कोई खिड़की नहीं है, इसीलिए कभी-कभी यह कैद जैसा लगता है, खासकर रात में जब गर्मी या विचारों के कारण मुझे नींद नहीं आती। उन रातों में मैं बाहर गाड़ियों की आवाज़ें, सड़क पर फेरी वालों की चिल्लाहट और ऊपर वाले फ्लैट में पड़ोसियों के भारी कदमों की आहट सुनता हूँ।
उन पलों में मैं सोचता हूँ कि मैं अपने जीवन के इस मोड़ पर कैसे पहुंच गया। यह अजीब है। मैंने दशकों तक मंडी में पल्लेदार के रूप में काम किया, फिर फल बेचे और फिर एक छोटी सी परचून की दुकान चलाई। सब कुछ इसलिए ताकि मेरा बेटा पढ़ सके, ताकि उसका जीवन अच्छा हो सके। और आज मैं यहाँ हूँ। मुझे लगता है कि मैं बेकार हूँ, एक बैसाखी की तरह जिसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर किया जाता है और फिर ज़रूरत खत्म होने पर फेंक दिया जाता है। मैंने अपने जन्मदिन पर कोई पार्टी नहीं मांगी थी। मैंने हफ्तों पहले अपने बेटे से कहा भी था, बेटा परेशान मत होना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अब कोई तोहफा या पार्टी नहीं चाहिए। लेकिन उसने कहा, नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, आपका जन्मदिन है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। मैं मन ही मन जानता था कि वह उत्सव मेरे लिए नहीं था, बल्कि उन रिश्तेदारों के लिए था जिन्हें बुलाया जाएगा। यह दिखाने के लिए कि सब ठीक है, कि परिवार खुशहाल है, कि वे अच्छे बेटे और बहू हैं। इस उम्र में मैं मुस्कुराहट और शब्दों के पीछे छिपे सच को पहचानना सीख गया हूँ। इसलिए उस दिन जब मैं मेज के कोने पर बैठा था, हर हरकत पर मुझे अपनी पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था और मेरी सांसें भारी थीं उस चोट के कारण जो मेरी शर्ट के नीचे छिपी थी। मैंने सोचा कि यह मेरे द्वारा अनुभव किया गया सबसे दर्दनाक जन्मदिन है। उम्र के कारण नहीं, तोहफे या पार्टी की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि जिस दिन मुझे एक पिता के रूप में, एक इंसान के रूप में पहचाना जाना चाहिए था, उस दिन मैंने केवल अपमान, डर और एक खामोश लेकिन गहरा गुस्सा महसूस किया। गुस्सा जिसे मैं नहीं जानता था कि कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बोला तो शायद हालात और बिगड़ जाएंगे। मेरे जन्मदिन से कुछ दिन पहले सब कुछ एक साधारण से सवाल से शुरू हुआ था। मैंने देखा कि मेरा बेटा अक्सर देर रात घर लौटता है और कई बार उसने शराब पी रखी होती है। मैं शराब नहीं पीता, मुझे इसकी गंध भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करता, भले ही मुझे पता था कि कोई समस्या है। मैंने एक बार देखा जब मैं सुबह जल्दी नाश्ता बना रहा था कि मेरा एटीएम कार्ड मुझसे बिना पूछे इस्तेमाल किया जा रहा था। मुझे यह सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि उसने एटीएम की रसीद मेज पर छोड़ दी थी और मैंने देखा कि लगातार 2 दिन 5-5 हज़ार रुपये निकाले गए थे। इस उम्र में मैं पैसों को लेकर जल्दी घबरा जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अपनी छोटी सी पेंशन और गांव में हमारी जमीन बेचने से मिली थोड़ी सी बचत के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे पास बस यही बचा है, यही मेरी सुरक्षा है अगर कभी कुछ बुरा हो जाए या मुझे दवा की ज़रूरत पड़े या मुझे वापस गाँव लौटना पड़े। इसलिए एक दोपहर जब मैं और मेरी बहू रसोई में थे, मैंने बड़ी सावधानी से कहा कि वे मेरे कार्ड का इस्तेमाल मुझे बताए बिना न करें। मैंने यह नहीं कहा कि मैं नाराज़ हूँ, मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया, बस एक साधारण सा अनुरोध था कि अगर वे पैसे निकालें तो मुझे बता दें, ताकि मुझे पता रहे कि कितना बचा है। मैं उसके चेहरे के भाव कभी नहीं भूल सकता। उसकी वह पुरानी मुस्कान जो कभी हल्की और मिलनसार लगती थी, एक तीखी और ठंडी नज़र में बदल गई। मैंने यार है उसकी आवाज़ में झुंझलाहट और थकान सुनी जो मुझे नहीं पता था कि मुझ पर निकलेगी। उसने मुझसे कहा कि मैं उस घर में मेहमान हूँ और मुझे मिलजुल कर रहना चाहिए, कि मेरा पैसा भी परिवार के लिए है, इसीलिए कोई सवाल नहीं होना चाहिए। उसने यह भी कहा, बाबूजी, देखा जाए तो यहाँ हम ही आपको पाल रहे हैं, हम ही किराया देते हैं, बिजली का, पानी का, आप तो बस यहाँ रह रहे हैं। अंदर ही अंदर मैं चिल्लाना चाहता था, मैं कहना चाहता था कि यह सच नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे का एक हिस्सा इस फ्लैट की जमा राशि, डिपॉजिट के लिए इस्तेमाल किया गया था और महीने के खर्च का एक हिस्सा मेरी पेंशन से आता है। लेकिन मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं तेज़ आवाज़ में बोला, तो उसकी आवाज़ और भी ऊँची हो जाएगी। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ और तेज़ हो गई। उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों के फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि आज के ज़माने में घर कैसे चलाना है। वे जानते हैं कि शहर में क्या ज़रूरी है। जैसे-जैसे वह बोल रही थी, उसकी आवाज़ ऊँची होती जा रही थी और मैं धीरे-धीरे पीछे हटने लगा। इसीलिए नहीं कि मैं उससे भागना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं उसकी आँखों में दिख रहे गुस्से से डर गया था। मैंने उसे समझाने की कई बार कोशिश की, बात करते समय खुद को सहारा देने के लिए मैंने मेज़ का किनारा पकड़ रखा था। लेकिन अपने गुस्से की तीव्रता में उसने मुझे पीछे की ओर धक्का दे दिया। मुझे नहीं पता कि उसने जानबूझकर ऐसा किया या नहीं। घबराहट और शर्मिंदगी में मैं पीछे लड़खड़ाया, गीले फर्श पर फिसल गया, क्योंकि उसने अभी-अभी बर्तन धोए थे और मेरी पसलियां रसोई की मेज के किनारे से जा टकराईं। दर्द ऐसा था जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो।
मैं अपनी पसलियों को पकड़कर फर्श पर बैठ गया और उस पल मुझे नहीं पता था कि क्या ज्यादा दर्दनाक था, शारीरिक चोट या यह सच्चाई कि मेरी अपनी बहू ने मुझे धक्का दिया था। वहीं से नीले निशानों की शुरुआत हुई। मुझे उस जगह गर्मी महसूस हुई जहां चोट लगी थी, और मुझे पता था कि कुछ ही घंटों में वहां सूजन आ जाएगी। एक गहरा नीला निशान जो हुआ उसका सबूत बन जाएगा। मुझे उठाने के बजाय मुझे महसूस हुआ कि उसने मेरी हालत से ज्यादा अपनी चुप्पी को प्राथमिकता दी। उसने बस मेरी तरफ देखा, कोई आंसू नहीं, कोई माफी नहीं। और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बेटे को इस बारे में न बताऊं, क्योंकि मैंने ही उनके फैसलों पर शक करके झगड़ा शुरू किया था। उसने यह भी कहा कि अगर मैंने शिकायत की तो मेरे लिए यह और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वह अपनी आवाज और ऊंची कर दे और दूसरों को और भी बहुत कुछ पता चल जाए। यह एक धमकी की तरह था, कोई जोरदार धमकी नहीं, बल्कि एक शांत और स्पष्ट धमकी जो चिल्लाने से ज्यादा दिमाग पर असर करती है। उस रात मैं बालकनी में अपनी छोटी कुर्सी पर अकेला बैठा था, दूर शहर की रोशनी और शोर को देख रहा था। मुझे बाहर गाड़ियों की आवाजें, नीचे सड़क पर चलते लोगों की बातें, पड़ोसी के टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ सन्नाटा था, जैसे सारी आवाजें मुझसे बहुत दूर हों। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एक साधारण सा सवाल इतना बड़ा गुनाह कैसे बन गया। मुझे उसी चीज के बारे में चुप क्यों रहना पड़ रहा है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। मैं अपने ही पैसों के बारे में क्यों नहीं पूछ सकता? और पहली बार मैंने अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक खामोश, भारी और गहरा गुस्सा। मैं बहुत गुस्सैल स्वभाव का नहीं हूं, मुझे देर तक गुस्सा रखने की आदत नहीं है। लेकिन उस रात अंधेरी बालकनी में बैठे हुए मुझे अपने सीने में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई, जैसे मेरे अंदर कुछ उबलने लगा हो जिसे मैं रोक नहीं पा रहा था। यह वह गुस्सा नहीं था जो चिल्लाता है, बल्कि वह गुस्सा जो गले में अटक जाता है, वह गुस्सा जो दिमाग में एक खामोश फैसला बन जाता है। अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि उनका व्यवहार मेरे प्रति और भी ठंडा हो गया। मुझ पर चिल्लाया नहीं गया, लेकिन उनकी चुप्पी किसी कभी न खत्म होने वाली चीख की तरह थी। मेरी हर हरकत के साथ यह डर लगा रहता था कि कहीं मुझसे फिर कोई गलती ना हो जाए। जब हम खाना खाते तो सन्नाटा रहता, दिन कैसा बीता इस पर कोई सवाल नहीं, बाहर क्या हुआ इस पर कोई बात नहीं। कभी कभी मैं पूछता कि क्या उन्हें कल बाजार से कुछ चाहिए, तो जवाब मिलता, कुछ नहीं बाबूजी, सब ठीक है। फिर वही सन्नाटा। जब मैं लिविंग रूम में टीवी देखता तो मुझे लगता कि वे मुझे कमरे से देख रहे हैं, किसी पहरेदार की तरह जो यह देख रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं। कहीं मैं रिश्तेदारों या दोस्तों से कोई शिकायत तो नहीं कर रहा। और भले ही मेरी पसलियों में दर्द था, मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वहां मैंने पहली बार सीखा कि उस घर में उनके लिए एक आवाज और राय रखने वाले पिता से ज्यादा एक चुप रहने वाला बूढ़ा महत्वपूर्ण था। मैंने दर्द न दिखाने का फैसला किया, क्योंकि कहीं वे यह न कह दें कि मैं नाटक कर रहा हूं, या यह कि यह मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने प्रतिक्रिया दी थी। अंदर ही अंदर मैं खुद से बार बार कह रहा था कि मुझे मजबूत बनना होगा, मुझे बोलने के लिए, कोई कदम उठाने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। यह सही समय नहीं था, क्योंकि अगर मैं अभी बोलता तो शायद मुझे कोई समर्थन नहीं मिलता, शायद मैं ही बुरा बन जाता। और वहीं मेरे अंदर यह विचार बनने लगा कि मैं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रहूंगा। मैं हमेशा के लिए चुप नहीं रह सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे कुछ करना होगा। मुझे दिखाना होगा कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं जिसे धक्का देकर भुला दिया जाए। लेकिन अभी नहीं, इस स्थिति में नहीं। मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा, उस सही पल का जब लोग देख सकें, जब रिश्तेदार ध्यान दे सकें। और मेरे दिमाग में यह विचार बनने लगा कि मेरा जन्मदिन जो कुछ ही दिनों में आने वाला था, शायद वही मौका हो सकता है। मेरे जन्मदिन का दिन आ गया। सुबह सुबह करीब 6 बजे वह मुझे रसोई से पकवानों की खुशबू आने लगी। उन्होंने बाहर से खाना मंगवाया था और घर पर भी कुछ तैयारियां थीं। पूड़ी सब्जी, फ्रिज में रखा फलों का कस्टर्ड और एक छोटा केक जो उन्होंने शायद किसी स्थानीय बेकरी से खरीदा था। मेज के कोने पर अपनी कुर्सी से मैं चमकते हुए चम्मचों को, दीवार पर चिपके हैप्पी बर्थडे पापा लिखे एक साधारण गुब्बारे को, और उन कुछ रिश्तेदारों को देख सकता था जो दूर से आए थे। मेरे बेटे के चचेरे भाई बहन और गांव के कुछ पुराने पड़ोसी जो खबर सुनकर मिलने आए थे। दूसरों की नजर में यह एक बूढ़े पिता के लिए एक खुशहाल दावत थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अपने और अपने ही परिवार के बीच एक दीवार खड़ी महसूस हो रही थी। मैं कोने में बैठा था, अपनी तमाम भावनाओं के प्रतीक की तरह, किनारे पर, ध्यान के केंद्र में नहीं। वास्तव में सराहा नहीं गया, बल्कि बस इसीलिए वहां था क्योंकि मेरा जन्मदिन था और इसे न मनाना मुमकिन नहीं था।
कुछ रिश्तेदार मेरे पास आए, पैर छूने के लिए झुके। मुझे जन्मदिन मुबारक हो चाचा जी, जन्मदिन मुबारक हो दादाजी, कहा, लेकिन वह सब खोखला लग रहा था। मैं जानता था कि वे लोग सच्चाई नहीं जानते, वे नहीं जानते कि इस दिन से कुछ दिन पहले क्या हुआ था, और मैं यह दिखावा करने के बजाय कि मैं खुश हूं, ये चाहूंगा कि वे यहां ना होते। जैसे जैसे लिविंग रूम हंसी और बातों से भरने लगा, मैं हर बार हिलने डुलने पर अपनी पसलियों में भारीपन महसूस कर रहा था। जब मेरा भतीजा मुझे दूसरे कोने से खाना लेने के लिए बुलाता तो मुझे धीरे धीरे खड़ा होना पड़ता, मेज का किनारा पकड़कर, क्योंकि हर हरकत के साथ दर्द होता था। कुछ लोगों ने पूछा कि मुझे सीधा बैठने में परेशानी क्यों हो रही है, और मैंने बस जबरदस्ती मुस्कुरा दिया, ये कहते हुए कि पिछले हफ्ते बाजार में चलने से थक गया था। या फिर मैंने कहा, बुढ़ापा है, ऐसा तो होता ही रहता है। वे हंसे, लेकिन अंदर ही अंदर मैं चिल्लाना चाहता था कि यह उम्र की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मुझे धक्का दिया गया था, क्योंकि मैं अपने ही घर में घायल हो गया था, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बुके किए किया जिसे मेरी देखभाल करनी चाहिए थी। मैं शिकायत नहीं कर सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, क्योंकि मेज के दूसरे छोर पर मेरी बहू थी, जो मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थी, रिश्तेदारों को खाना परोसने में मदद कर रही थी, प्लेटें निकाल रही थी, यह सुनिश्चित कर रही थी कि सबके पास कोल्ड ड्रिंक हो, जैसे कुछ दिन पहले कोई बड़ी घटना हुई ही ना हो। मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा, रिश्तेदारों के साथ गपशप करते हुए, काम के बारे में, दिल्ली की जिंदगी के बारे में, भविष्य की उनकी योजनाओं के बारे में तेजी से बात करते हुए। उसके चेहरे पर पछतावे का कोई निशान नहीं था, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, जैसे यह एक सामान्य दिन हो। मेरा बेटा भी इधर उधर घूम रहा था, कोल्ड ड्रिंक खोल रहा था, अपने चचेरे भाइयों के साथ हंस रहा था, स्पीकर पर संगीत का इंतजाम कर रहा था, अपने पसंद के पुराने गाने बजा रहा था, जैसे उसने भी मेरी चाल में आए बदलाव पर ध्यान न दिया हो। हैप्पी बर्थडे गाने और मेरे द्वारा छोटे से केक पर मोमबत्ती बुझाने के बाद अचानक कमरे का माहौल बदल गया। मेज के दूसरे छोर से किसी ने जिक्र किया, मेरे बेटे का एक चचेरा भाई जो थोड़ा बेबाक बोलता है, कि मेरी बांह पर नील के निशान क्यों हैं, और मुझे ज्यादा देर तक बोलने में परेशानी क्यों हो रही है। सवाल साधारण सा लग रहा था, जैसे बस चिंता सा का कैक है जता रहा हो, लेकिन उसके पूछते ही धीरे धीरे सारी बातें बंद हो गईं। मैंने देखा कि एक एक करके सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मुझे लोगों की नजरों की तपिश महसूस हुई, इसीलिए नहीं कि वे चिंतित थे, बल्कि इसीलिए कि वे स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे थे। मैंने अपनी बांध की ओर देखा, और वास्तव में वहां अभी भी नील का निशान था, जो अभी तक मिटा नहीं था। वह अभी भी गहरा नीला था, किनारों पर थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन वहां मौजूद था। मैंने उसे अपनी शर्ट से ढका था, लेकिन यह काफी नहीं था, क्योंकि जब मैं हिलता था तो वह साफ दिखाई देता था। वहीं से वह सन्नाटा शुरू हुआ जिसने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कौन बोलेगा। क्या मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, वजह कौन बताएगा। वहां बैठे बैठे मुझे मुझे न केवल शरीर में बल्कि अपनी आत्मा में भी दर्द महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैं सबके सामने नंगा हो गया हूं, अपना सारा दर्द और शर्मिंदगी दिखा रहा हूं। एक रिश्तेदार, मेरी दिवंगत पत्नी की बड़ी बहन, मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ, ये निशान क्यों है, क्या तुम गिर गए थे। उनके सवाल पर मुझे लगा कि अब और नहीं छिपाया जा सकता, अब झूठ नहीं बोला जा सकता, इसीलिए मैंने उनकी ओर देखा और एक पल के लिए धीरे से बोला, नहीं, मैं गिरा नहीं था। और तभी सब कुछ रुक गया, यहां तक कि टीवी की आवाज भी कम होती लगी। मैंने कुछ रिश्तेदारों की भारी सांसें सुनी, दूसरों का सिर हिलाना, और एक अन्य रिश्तेदार का सिर खुजाना, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। मैंने तुरंत नहीं बताया कि क्या हुआ था। मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं सबके सामने टूटना नहीं चाहता था। मैं यह नहीं दिखाना चाहता था कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे अंदर भावनाएं उमड़ रही थीं, वो भावनाएं जिन्हें मैंने बहुत दिनों से दबा रखा था, वो दर्द जिसे मैं कई दिनों से चुपचाप सह रहा था। मैंने अपने बेटे को दूसरे कोने से देखा, वह कोल्ड ड्रिंक पीते पीते रुक गया, मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखों में एक डर सा था। मेरे लिए डर नहीं, बल्कि इस बात का डर कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। मैंने अपनी बहू को भी देखा, वह अचानक काम करते करते रुक गई, और उसने मुझे तीखी नजरों से देखा, जैसे मुझे न बोलने की धमकी दे रही हो। लेकिन उसी पल मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं सच बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं बोला, जोर से नहीं लेकिन साफ साफ,
मैंने कहा कि मेरे जन्मदिन से कुछ दिन पहले कुछ हुआ था। मैंने पैसों के बारे में पूछा था और मेरी बहू नाराज़ हो गई थी। मैंने कहा कि उसने मुझे धक्का दिया और इस वजह से मैं फिसल गया और मेरी पसलियाँ मेज़ से टकरा गईं। मैंने सारी डिटेल नहीं बताई। मैंने धमकी, चिल्लाना और वो सभी कड़वे शब्द नहीं बताए। लेकिन मैंने इतना बता दिया कि सबको समझ आ जाए कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। जैसे ही मैं बोला, मुझे महसूस हुआ कि फ्लैट के अंदर की हवा भारी हो गई है। मुझे लगा कि रिश्तेदारों के देखने का नज़रिया बदल गया है। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने मुंह पर हाथ रख लिया, कुछ सिर खुजाने लगे, जैसे जो सुना उस पर यकीन ना हो रहा हो। और इन सब के बीच मैंने देखा कि मेरा बेटा मेज के पास आया। वह मुझे सहारा देने या माफी मांगने के लिए नहीं आया। वह रिश्तेदारों को समझाने के लिए आया। और यहीं से उस दर्द का एक और अध्याय शुरू हुआ जो मैंने उस दिन सहा। सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि एक पिता का यह सुनने का दर्द कि उसका अपना बेटा सफाई दे रहा है, मेरा बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी द्वारा मेरे साथ किए गए बर्ताव को सही ठहराने के लिए। सन्नाटे के बीच मुझे महसूस हुआ कि सबकी नज़रें मेरे बेटे पर गड़ी थीं, जैसे वे उम्मीद कर रहे थे कि वह समझाएगा कि उसके पिता को चोटें क्यों आईं और वे खुलकर मुस्कुरा क्यों नहीं पा रहे। हर कोई यह सुनने का इंतज़ार कर रहा था कि वह क्या कहेगा, वह मेरा बचाव कैसे करेगा, वह इस घटना का सामना कैसे करेगा। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता देखने के बजाय मैंने उसके होठों पर एक अजीब-सी मुस्कान देखी। ऐसी मुस्कान जिसे मैं समझ नहीं पाया कि उसमें शर्म थी या अहंकार। उस पल मुझे लगा जैसे मुझे जीते जी मार दिया गया हो। जैसे बेटे के रूप में उससे मेरी सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म हो गईं। मैंने अपने बेटे को रिश्तेदारों को समझाते हुए सुना कि मेरे साथ जो हुआ वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं था। वह सफाई अफसोस या चिंता से भरी नहीं थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी ने मुझे बोलने से रोका था क्योंकि मुझे उनके पैसों और घर के फैसलों पर शक करने और ज्यादा नुक्ताचीनी करने से बचना सीखना चाहिए। उसने ऐसा महसूस कराया कि मेरी बहू ने जो किया वह सही था, जैसे मैं कोई बच्चा हूं जिसे सुधारने की जरूरत है और कोई पिता नहीं जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसके बताने के अंदाज में यह लगभग एक मजाक जैसा था, जैसे दोस्तों के बीच कोई किस्सा सुनाया जा रहा हो जिसका कोई गहरा मतलब ना हो, जबकि मैं दृश्य के एक कोने में किसी वस्तु की तरह बैठा था, भावनाहीन, जिसे चोट लगने का कोई अधिकार नहीं था। आप लोग तो जानते ही हैं, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। पापा बूढ़े हो गए हैं, कभी कभी घर का सिस्टम भूल जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमें उन्हें सिखाना पड़ता है कि यहाँ शहर में जिंदगी कैसे चलती है। गांव में तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन यहाँ बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत से खर्चे होते हैं और ऐसे ही बार बार पैसों के बारे में पूछना तनाव देता है। जैसे ही वह बोल रहा था, मैंने देखा कि कुछ रिश्तेदार सिर हिला रहे थे, जैसे वे सहमत हों, जैसे वे उसकी बात समझ रहे हों। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो चुप थे, सिर हिला रहे थे या मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि उस दिन मैं झगड़ालू हो गया था। उसने उस शब्द का इस्तेमाल किया, झगड़ालू, जैसे मैंने लड़ाई की हो, जैसे मैं लड़ने वाला हूं। और उस शब्द को कहकर उसने मुझे मेरी ही कहानी का विलन बना दिया। अंदर ही अंदर मैं खड़ा होकर बोलना चाहता था, मैं कहना चाहता था कि मैं झगड़ालू नहीं था, कि मैंने बस शालीनता से पूछा था, कि मैंने बस यह अनुरोध किया था कि अगर वे पैसे निकालें तो मुझे बता दें। लेकिन मैं हिल नहीं सका। मुझे लगा जैसे मैं अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, उन लोगों के सामने बहरा हो गया हूं जो मेरे बेटे के बचपन से मुझे जानते हैं। जब वह यह कह रहा था, मैंने अपनी बहू की ओर देखा। मैंने देखा कि उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई थी। मेरे बेटे द्वारा बचाव किए जाने पर उसमें अहंकार और खुशी का मिश्रण था, जैसे उसे गर्व हो कि वह मेरी आवाज को दबाने में सफल रही। भले ही वह नहीं बोली, लेकिन उसका चेहरा उसके लिए बोल रहा था, जैसे वह वहां मौजूद हर किसी से कह रही हो कि वह सही है, कि समस्या मुझ में है और उसने जो किया वह जायज था। आसपास कुछ रिश्तेदारों ने सिर झुका लिया, कुछ ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, यह नहीं जानते हुए कि वे मेरा पक्ष लें या बस प्रवाह के साथ बहें ताकि बीच में न फंसें। मेरे अंदर एक खामोश दीवार टूट गई। यह अब केवल मनमुटाव नहीं था, यह मेरे पिता होने के अपमान का एक स्पष्ट घाव था। मेरी पत्नी की बड़ी बहन, जिन्होंने मुझसे पहले चोट के बारे में पूछा था, फिर बोली, लेकिन चाहे कुछ भी हो, एक बुजुर्ग को चोट नहीं लगनी चाहिए थी, है ना? क्या बात को आराम से नहीं सुलझाया जा सकता था? उन्होंने बहुत शांति से पूछा,
लेकिन आप उनकी आवाज में निराशा सुन सकते थे। मेरा बेटा एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या जवाब दे। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और कहा, हाँ मौसी, बिल्कुल, लेकिन आप तो जानती हैं, कभी कभी बहस की गर्मी में हादसे हो जाते हैं। मेरी पत्नी ने जानबूझकर नहीं किया। पापा बस फिसल गए थे और अब वे ठीक हैं, है ना पापा? उसने मेरी तरफ देखा, जैसे मुझसे समर्थन मांग रहा हो कि मैं कहूं कि सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों से मैं वह दर्द दिखाना चाहता था जो मैं महसूस कर रहा था। वह निराशा, वह उदासी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। मैं कहना चाहता था कि जो हुआ वह हादसा नहीं था, कि उसने मुझे धक्का दिया था, कि मुझे शिकायत न करने की धमकी भी दी गई थी। लेकिन इस स्थिति में मेरे शब्दों का क्या असर होता? मेरे बेटे के पास पहले से ही एक स्पष्टीकरण था। रिश्तेदारों के दिमाग में एक कहानी बन चुकी थी। मैं वह संवेदनशील बूढ़ा बन गया था, वह व्यक्ति जो सिस्टम के साथ नहीं चल सकता, घर की समस्या। और मैं चाहे कुछ भी कहूं, शायद वे अब मेरा विश्वास ना करें, शायद वे कहें कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और जल्दी बुरा मान जाता हूं। ठीक उसी समय जब मैं मेज के कोने पर चुपचाप बैठा था, मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे के मन से मुझे चोट पहुंचाने का डर खत्म हो गया है। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि वहां मौजूद रिश्तेदारों के सामने उसकी शर्म भी खत्म हो गई थी। वह अब मुझे एक पिता के रूप में नहीं देख रहा था जिसका बचाव किया जाना चाहिए, बल्कि एक समस्या के रूप में जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। और जैसे ही मैंने अपनी बहू की मुस्कुराहट और अपने बेटे के आत्मविश्वास भरे रवैये को देखा, मेरे अंदर धीरे धीरे एक फैसला बनने लगा। अगर वे मुझे परिवार के सामने अपमानित करना चुनते हैं, तो मैं भी उनके किए का भार उन्हें वापस लौटाना चुनूंगा, चिल्लाकर नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होगी। एक और रिश्तेदार ने बीच में कहा, मेरे बेटे का एक चचेरा भाई जो खुद भी काफी उम्रदराज था, बेटा, तुम्हें अपने पिता की स्थिति को भी समझना चाहिए। वे बुजुर्ग हैं, उनका अपने पैसों को लेकर चिंता करना स्वाभाविक है। तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे बेटे ने तुरंत जवाब दिया, मैं समझता हूं, लेकिन उनकी उम्र में उन्हें हम पर भरोसा करना भी सीखना चाहिए। हम ही तो उनकी देखभाल कर रहे हैं, हम ही उन्हें यहां पाल रहे हैं, तो थोड़ा ट्रस्ट भी होना चाहिए। अपने बोलने के तरीके से उसने हमारे रिश्ते को एक सौदे जैसा बना दिया। जैसे क्योंकि वह मेरी देखभाल कर रहा है, तो मुझे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है, भावनाओं और राय वाला इंसान होने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपनी आंखों के कोनों में आंसुओं की गर्मी महसूस हुई, लेकिन मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। मैं सबके सामने रोना नहीं चाहता था, मैं कमजोर नहीं दिखना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं रो रहा था। निराशा के कारण रो रहा था, अपने ही बेटे से समर्थन न मिलने के कारण, इस एहसास के कारण कि लोगों से घिरे होने के बावजूद मैं दुनिया में अकेला हूं। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द शारीरिक दर्द नहीं होता, बल्कि यह एहसास होता है कि आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, कि आप बोलें भी तो कोई सुनने वाला नहीं है। और उस पल जब मैं मेज के कोने पर बैठा था, चुप, शरीर में दर्द और दिल से लहूलुहान, मैंने एक योजना बनाना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में अभी स्पष्ट नहीं था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। मैं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकता। मैं उन्हें अपने साथ ऐसा व्यवहार करने और बिना किसी परिणाम के बचने नहीं दे सकता। मेरी उम्र में, दुनिया में मेरा समय सीमित है, और मैं अपने बचे हुए साल उन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता जो मेरा सम्मान भी नहीं करते। इसीलिए मेरे मन में बदले का विचार बनने लगा, शोर या हंगामे के माध्यम से नहीं, बल्कि उन फैसलों के माध्यम से जो उनके जीवन को बदल देंगे, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होगी। वह जन्मदिन जो खुशहाल होना चाहिए था, मेरे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत बन गया। एक ऐसे अध्याय की शुरुआत जहां मैं अब बस आज्ञा नहीं मानूंगा, अब मैं चुपचाप नहीं सहूंगा। एक ऐसे अध्याय की शुरुआत जहां जहां मैं खुद को चुनूंगा, अपनी गरिमा को और अपने भविष्य को, भले ही इसकी कीमत अपने ही बेटे से दूर होना हो। और जब मैं वहां बैठा था, सारे दर्द और गुस्से को महसूस करते हुए, मुझे पता था कि वह दिन आएगा जब वे अपने किए का अंजाम देखेंगे। आज रात नहीं, कल नहीं, लेकिन वह दिन आएगा। और उस दिन वे शर्मिंदा होंगे, वे पछताएंगे। मेरे बेटे के कड़वे स्पष्टीकरण के बाद छाई बहराकर देने वाली खामोशी के बीच मुझे महसूस हुआ कि कोई पीछे से मेरे पास आया। मेरा छोटा रियाख्या भाई, जो देहरादून से आया था, धीरे से मेरे बेटे के बगल में बैठ गया। उसने स्पष्टीकरण का आखिरी हिस्सा चुपचाप सुना, मेरी बहू को घूरा और फिर मेरी तरफ देखा।
उस पल मुझे लगा कि कोई और भी है जिसने न केवल अपनी आंखों से बल्कि अपने दिल से पूरे दृश्य को देखा है। मेरा यह भाई मुझसे 10 साल छोटा है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी वह हमेशा मेरा रक्षक रहा है। तब से जब हम गांव में बच्चे थे और दूसरे बच्चे मुझे परेशान करते थे क्योंकि मैं दुबला पतला और शांत था। वह चिल्लाया नहीं, उसने सबके सामने तुरंत बहस नहीं की। इसके बजाय उसने बहुत शांति से मेरे बेटे को याद दिलाया कि मेज के कोने पर बैठा वह पिता कौन है। उसने परिवार के सामने बताया कि कैसे मैंने दशकों तक मंडी में मैं काम किया, पहले पल्लेदार के रूप में, फिर सड़क किनारे फल बेचने वाले के रूप में, और अंत में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाई, जिसे मैंने और मेरी पत्नी ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। उसने इस बात पर जोर दिया कि जिस फ्लैट में वे अभी रह रहे हैं, वह आंशिक रूप से गांव की जमीन के पैसे से आया है जिसे मैंने अपनी मर्जी से बेचा था। और इसे बस एक होटल की तरह नहीं माना जा सकता जहां से किसी को भी निकाला जा सकता है, जो अब सुविधाजनक नहीं है। उसने सबके सामने कहा कि जब मेरे बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए फीस की जरूरत थी, तो मैंने जमीन के कागजात पर बैंक से लोन लिया था और लगभग 10 साल तक उसे चुकाया, जबकि वह पढ़ रहा था, जब तक कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो गई और उसे नौकरी नहीं मिल गई। तुझे शर्म नहीं आती? मेरे भाई ने मेरे बेटे से पूछा, धीरे से लेकिन इतना साफ कि सब सुन सकें। ये तेरा बाप है, खे। वो बाप जिसने तेरे लिए इतनी मेहनत की, वो बाप जिसने अपनी जमीन बेच दी ताकि तू पढ़ सके। और आज पैसों के बारे में एक साधारण सवाल पूछने पर तूने उसे धक्का दिया, धमकी दी कि शिकायत ना करे। तू किस तरह का बेटा है? उसके पूछने पर मैंने देखा कि मेरे बेटे का चेहरा लाल हो गया, लेकिन शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से। गुस्सा इस बात का कि कोई मेरा पक्ष ले रहा है, गुस्सा इस बात का कि हर कोई उसकी कहानी से सहमत नहीं है, गुस्सा इस बात का कि कोई परिवार के सामने उसका सामना कर रहा है। लेकिन मेरा भाई अभी रुका नहीं था। उसने आगे कहा, कुन और तुम। उसने मेरी बहू की ओर देखा। तुम्हें अपने पति के पिता को धक्का देने का क्या अधिकार है? तुम किस तरह का संस्कार सीख रही हो कि एक बुजुर्ग के साथ ऐसा करती हो? चाहे कोई भी हो, कोई भी बुजुर्ग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो तुम्हारे पति के पिता हैं, उस इंसान के जिसने तुम्हें आज यह अच्छा जीवन दिया। अगर उनकी वजह से नहीं होता तो तुम्हारे पास रहने के लिए ये फ्लैट नहीं होता, शादी के समय तुम्हारे पास शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं होता। उसके यह कहते ही मैंने देखा कि मेरी बहू के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी पुरानी अहंकारी मुस्कान एक गंभीर चेहरे में बदल गई, जिसमें डर और चिंता का मिश्रण था। शायद उसे पता था कि कोई भारी बात आने वाली है, और फिर उसने वह बात कही जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। उसने परिवार के सामने ऐलान किया कि अगर मेरा बेटा और बहू मेरा सम्मान करना नहीं जानते तो वह मुझे अपने साथ देहरादून ले जाने के लिए तैयार है, और वह कागजी कार्रवाई में मदद करेगा ताकि मेरी बची हुई जमीन और जमा पूंजी का नियंत्रण मेरे हाथ में आ जाए, न कि मेरे बेटे के। उसने घोषणा की कि एक पिता की मेहनत की कमाई उस व्यक्ति की देखरेख में नहीं रहनी चाहिए जिसमें कोई सम्मान नहीं है। रिश्तेदारों के सामने यह कोई चिल्लाहट नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट घोषणा थी कि वे बिना किसी अंजाम के अपनी बदतमीजी जारी नहीं रख सकते। भैया, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप चाहें तो कल मैं आपके साथ बैंक चलूंगा, आपके सारे खाते ठीक कर देंगे, और अगर आप चाहें तो हमारे साथ देहरादून चलिए। हमारा घर बड़ा है, शांत है, और वहां हम आपका सम्मान करेंगे। आप कोई समस्या नहीं होंगे, आप बोझ नहीं होंगे, बल्कि परिवार होंगे जिसे वास्तव में प्यार और सम्मान दिया जाता है। और गांव की जमीन के बारे में हम कागजात ठीक कर लेंगे। अगर वे आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उनका उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। इसे किसी और को दे दीजिए, उन भतीजे भतीजियों को दे दीजिए जो वास्तव में आपकी देखभाल करते हैं, या फिर इसे मंदिर में दान कर दीजिए, लेकिन उन लोगों पर भरोसा मत कीजिए जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। उस पल मैंने अपने बेटे के चेहरे पर घबराहट की पहली झलक देखी। आत्मविश्वास भरी मुस्कान झुंझलाहट और चिंता के मिश्रण में बदल गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और मैंने देखा कि उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जैसे मदद मांग रहा हो कि क्या कहे। मेरी बहू, जो अभी कुछ देर पहले घमंड से मुस्कुरा रही थी, अचानक चुप हो गई। कुछ रिश्तेदारों ने एक दूसरे को देखा और मुझे लगा कि पूरी दावत का माहौल बदल गया है। अब मैं मेज के कोने पर बैठा वह शर्मिंदा बूढ़ा नहीं था। अब वे परिवार की नजरों के कटघरे में खड़े थे। चाचा जी रुकिए, मेरे बेटे ने कहा, बात इतनी भी बड़ी नहीं है। हम और पापा ठीक हैं, है ना पापा? वह बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
मैं बस चुप रहा, उसकी तरफ देखा और मुझे लगता है कि वह जानता था कि यह सच नहीं है। हम ठीक नहीं हैं और सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सच तो यह है कि अभी शुरुआत हुई है। मेरे बेटे ने आगे कहा, और पैसों की बात है तो हम पापा के पैसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करते। हम उसे घर के लिए, अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फायदा तो हम सबका ही होता है। लेकिन उसकी आवाज में हताशा सुनाई दे रही थी, यह डर कि कहीं मेरा भाई अपनी बात सच ना कर दे। फायदा? मेरे भाई ने जवाब दिया, लेकिन क्या तुम उनसे पूछते हो? क्या तुम उन्हें बताते हो कि तुम कितना निकाल रहे हो? क्या तुम उन्हें हिसाब देते हो कि पैसा कहाँ जा रहा है? या तुम बस लेते रहते हो और जब वे पूछते हैं तो तुम उन्हें धक्का देते हो और धमकी देते हो कि शिकायत ना करें? उसके सवालों पर मेरे बेटे के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो गया, सिर झुका लिया और मैं अपने पूरे शरीर में रिश्तेदारों के सामने उसकी शर्मिंदगी की तपिश महसूस कर सकता था। एक और रिश्तेदार, एक बुआ जो पास ही रहती थीं, आगे आईं और उन्होंने कहा, बेटा तुमने जो किया वह वाकई गलत है। चाहे तुम्हारे पिता कोई भी हों, चाहे कोई भी बुजुर्ग हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें माफी मांगनी के तुम्हें माफी मांगनी चाहिए और तुम्हें अपना रिश्ता सुधारना चाहिए। लेकिन अगर तुम सुधारना नहीं चाहते, तो उन्हें जाने दो जहां वे खुश और सुरक्षित रह सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि वे यहां तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं हैं। उनके ऐसा कहते ही मुझे लगा कि दूसरे रिश्तेदार भी सहमत हो रहे हैं। कुछ सिर हिला रहे थे, कुछ तो सिसक भी रहे थे, खासकर वे बुजुर्ग जो जानते हैं कि बूढ़ा और बेसहारा होना कितना मुश्किल होता है। ठीक उसी समय, जब मैं अभी भी मेज के कोने पर बैठा था, मुझे महसूस हुआ कि स्थिति बदल गई है। मैं अब अकेला नहीं था। कोई मेरे पक्ष में था, कोई मेरे दर्द को समझ रहा था, कोई इस स्थिति से मुक्त होने में मेरी मदद करने को तैयार था। और भले ही मैं ज्यादा नहीं बोला था, मेरे दिमाग में मेरे शांत और सावधान प्रतिशोध ने आकार ले लिया था। शिकायत के माध्यम से नहीं, बल्कि उन फैसलों के माध्यम से जो उन दोनों के भविष्य को बदल देंगे। जब दावत खत्म हुई, तो रिश्तेदार धीरे धीरे चले गए। कुछ मेरे पास आए, मुझे गले लगाया और कहा, भैया, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो हम यहीं हैं। फोन करने में संकोच मत करना। एक एक करके वे चले गए और जैसे जैसे लिविंग रूम खाली होता गया, हम चार बचे। मैं, मेरा भाई, मेरा बेटा और मेरी बहू। फ्लैट के अंदर का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी था। कोई नहीं बोल रहा था, जब तक कि मेरे भाई ने नहीं कहा, भैया कल हम बैंक चलेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे और अगले हफ्ते आप हमारे साथ चलिए। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। मैंने बस सिर हिलाया। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि मेरा फैसला अटल है। मैं पुरानी स्थिति में वापस नहीं जाऊंगा। मैं फिर से वह खामोश पीड़ित नहीं बनूंगा। आज रात, मेरे अपने जन्मदिन पर, मेरे पूरे जीवन के बदलाव की शुरुआत हुई और मुझे लगता है कि मेरा बेटा और बहू भी इसका मतलब जानते थे। मैंने उनकी आंखों में डर, चिंता और पछतावा देखा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे अंदर भले ही अभी भी दर्द था, मेरे एक हिस्से ने आजादी, उम्मीद और उस गरिमा की पहली किरण महसूस की जिसे मैं वापस पा लूंगा। मेरे उस जन्मदिन के कुछ हफ्तों बाद मैंने उनकी नजरों से बचकर काम करना शुरू कर दिया। अपने भाई की मदद से हम पास के ही एक बैंक में गए। हमने उन खातों को ठीक कराया जिन तक पहले मेरे बेटे की पहुंच थी। मैंने डिटेल्स बदलवा दी, कुछ पैसे अपने और भाई के जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और यह सुनिश्चित किया कि मेरी पेंशन अब सीधे मेरे पास ही आए, एक नए खाते में जिसके बारे में मेरे बेटे को पता नहीं था। मैंने अपने बेटे को इन बदलावों में से किसी के बारे में नहीं बताया। रोजमर्रा की जिंदगी में मैं चुप रहा, पहले की तरह ही व्यवहार करता रहा। रात का खाना बिना किसी शोर के खाता, रात में टीवी देखता, लेकिन हर हस्ताक्षर और दस्तावेज मेरे खामोश बदले का हिस्सा थे। जब भी मैं फ्लैट से बाहर निकलता तो बस इतना कहता कि मैं मंदिर जा रहा हूं या बाजार, लेकिन असल में मैं अपने भाई के साथ होता था। हम दफ्तरों में जाते, उन वकीलों से बात करते जिन्हें वह जानता था। मैं बूढ़ा हूं, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी साफ है और मुझे पता है कि जो कदम मैं अब उठा रहा हूं, उसका असर मेरे बेटे के भविष्य पर पड़ेगा। लेकिन मुझ पर तरस खाने के बजाय मैंने बस यही सोचा कि यह उसके किए का स्वाभाविक परिणाम है। अगर वह मेरा सम्मान करता, अगर वह मेरी बात सुनता, अगर वह मेरे साथ सही व्यवहार करता तो हम इस मोड़ पर नहीं पहुंचते। लेकिन चूंकि उसने मेरी गरिमा को कुचलना चुना, इसलिए मैं भी वह सब कुछ वापस लेना चुनूंगा जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं। अगला काम जो हमने किया वह था गांव की बची हुई जमीन के बारे में। पहले मेरी योजना इसे पूरी तरह से अपने बेटे के नाम करने की थी।
हमारे पास गांव में अभी भी 3 बीघा जमीन थी, जहां हम पहले खेती किया करते थे। उन रातों में जब उन्हें पता नहीं होता था, जब वे अपने कमरे में टीवी पर कोई सीरियल देखने में व्यस्त होते थे, मैंने मेज पर कागजात व्यवस्थित किए और नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे मेरे भाई के वकील ने तैयार किया था। भविष्य में जमीन अब मेरे बेटे के नाम नहीं होगी। मैंने इसे उन भतीजे भतीजियों के लिए सुरक्षित कर दिया जो फोन करना और हालचाल पूछना जानते हैं। वे बच्चे जो अपनी जिंदगी में व्यस्त होने के बावजूद हर रविवार मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि मैं कैसा हूं। एक हिस्सा मैंने गांव के उस मंदिर के ट्रस्ट के लिए भी रखा, जिस मंदिर में मैं बचपन से जाता रहा हूं। मैंने यह सिर्फ उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए किया कि मेरा दिल उन लोगों को अपनी विरासत देने के लिए बाध्य नहीं है, जिन्होंने मेरी गरिमा को कुचलना चुना। जब मैं यह सब कर रहा था, मैंने देखा कि मेरे बेटे का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया। वह ज्यादा विनम्र हो गया, ज्यादा अच्छा बन गया, जैसे रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी वह मुझे रविवार को मंदिर छोड़ देता, पूछता कि मेरी तबीयत कैसी है, क्या मेरे शरीर में कहीं दर्द तो नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे अब उन हरकतों पर विश्वास नहीं रहा। मैं जानता था कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वह डर गया था। डर गया था कि कहीं मैं अपने भाई की बात सच न कर दूं। डर गया था कि कहीं जमीन, पैसा, वह सब कुछ हाथ से ना निकल जाए, जिसके भविष्य में उसके होने की उसे उम्मीद थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कागजात पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, खाते ट्रांसफर हो चुके हैं, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस एक चीज की कमी थी, वह दिन जब मैं यहां से चला जाऊंगा। जब वह दिन आया जब मेरे भाई ने मुझे अपने पास रहने के लिए आमंत्रित किया, तो यह मेरे लिए कोई बड़ी खबर नहीं थी। मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा था। मैंने चुपचाप अपने कुछ कपड़े और निजी सामान पैक किए। मैंने वो तस्वीरें लीं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थीं, वो यादें जो मेरी पत्नी की थीं जब वह जीवित थीं, वह माला जो मेरी माँ ने काने मुझे बचपन में दी थी। जब मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि यह अचानक क्यों, तो मैंने बस इतना कहा कि मैं गांव और अपने पुराने मंदिर के करीब रहना चाहता हूं। मैंने बैंक, जमीन या उन कागजात का जिक्र नहीं किया जिन्हें मैं पहले ही ठीक कर चुका था। सच तो यह है कि यही सबसे मीठा बदला था। गरिमा के साथ चले जाना, अपने जीवन और अपनी कमाई का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर, जबकि वे उस फ्लैट में रह गए जहां अब भविष्य उतना सुरक्षित नहीं था। मेरे जाने के दिन, शनिवार की सुबह, मेरा बेटा फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा था, मुझे देख रहा था जबकि मेरा भाई मेरा छोटा सा सूटकेस ले जा रहा था। मैंने उसकी आंखों के कोनों में आंसू देखे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह सच्चा पछतावा था या बस अपने किए के परिणामों का डर। उसने मेरे पास आने की कोशिश की, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पापा ऐसा मत करो, चलिए बैठकर बात करते हैं। लेकिन मैंने शांति से अपना हाथ छुड़ाया, उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, बेटा अब बात खत्म हो गई। मैंने फैसला कर लिया है। मैं वहां ज्यादा खुश रहूंगा, मेरा जीवन वहां ज्यादा शांत होगा। मेरे यह कहने पर मैंने देखा कि वह रोने लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी इस उम्र में दुनिया में मेरा समय सीमित है और मैं अपने बचे हुए साल उस जगह बर्बाद नहीं करना चाहता जहां मेरा सम्मान नहीं है। जब मैं और मेरा भाई गाड़ी में थे, शहर से बाहर निकल रहे थे, मैंने खिड़की से बाहर देखा और उस फ्लैट को देखा जहां मैं 3 साल रहा था। मुझे वहां हुआ सब कुछ याद आया। वह पहला दिन जब मैं आया था इस उम्मीद से भरा हुआ कि मैं अपने बेटे के साथ खुश रहूंगा। वे दिन जब धीरे धीरे उनका व्यवहार मेरे प्रति ठंडा होता गया। वह दिन जब मुझे धक्का दिया गया और चोट लगी। और मेरे जन्मदिन का वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अंदर ही अंदर इस एक हिस्सा अभी भी दुखता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वह मेरा बेटा है। लेकिन मेरा एक बड़ा हिस्सा राहत, आजादी और उस गरिमा को महसूस कर रहा है जिसे मैंने वापस पा लिया है। आज जब मैं अपने मन में यह कहानी लिख रहा हूं, मैं देहरादून में अपने भाई के घर की बालकनी में बैठा हूं, दूर पहाड़ियों की रोशनी देख रहा हूं। हवा ठंडी है, वातावरण शांत है और सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। उस जन्मदिन को याद करना, मेरी बहू की वह हंसी और मेरे बेटे की अहंकार से भरी मुस्कान अब भी दर्द देता है। लेकिन गुस्से में जलने के बजाय मैंने अपनी चुप्पी को अपना हथियार बनाना चुना। मेरा बदला कोई शोर नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट चुनाव है कि मैं अपने बचे हुए साल किसके साथ बिताऊंगा और अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत का फल किसे सौंपूंगा। मुझे यहाँ आए कुछ महीने हो गए हैं। कभी कभी मेरा बेटा फोन करता है, मैसेज करता
है? पूछता है कि क्या वह मिलने आ सकता है? कभी-कभी मैं जवाब देता हूँ, कभी-कभी नहीं। ये मेरे मूड पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है कि उसकी यादें अभी भी कितनी दर्दनाक हैं। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं वह बूढ़ा नहीं हूँ जो बोलने से डरता था, जो कदम उठाने से डरता था, जो लड़ने से डरता था। आज अपनी 73 साल की उम्र में मैंने खुद को चुनना सीखा है, अपनी गरिमा को चुनना सीखा है और उन लोगों को चुनना सीखा है जो वास्तव में मेरा सम्मान करते हैं। आखिरकार, मैं यह नहीं भूला कि मैं अभी भी एक पिता हूँ। मैंने उन्हें श्राप नहीं दिया, लेकिन मैंने उन्हें मुझे अपमानित करना जारी रखने की अनुमति भी नहीं दी। अपने मन में मैं बार-बार अपने जन्मदिन के उस दिन को याद करता हूँ। वह खामोश मेज़, वह दर्दनाक चोट और मेरे भाई के कहे शब्द जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। वहाँ मैंने समझा कि कभी-कभी एक पिता का असली बदला उन्हें तड़पते हुए देखना नहीं होता, बल्कि यह दिखाना होता है कि वह छोड़कर जा सकता है, फिर से खड़ा हो सकता है और गरिमा के साथ जी सकता है, भले ही उसे अपने ही बेटे से कुछ भी वापस मिलने की उम्मीद ना हो। और यही वह याद है जिसे मैं आज अपने साथ लेकर चलता हूँ। सिर्फ कल का दर्द नहीं, बल्कि एक बूढ़े आदमी की वह शांत जीत जिसने आखिरकार एक ऐसे परिवार के शोर के बजाय अपनी शांति को चुना जो अब सम्मान करना नहीं जानता। उन रातों में जब मैं बालकनी में बैठा आकाश में तारों को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने जितना भी दर्द सहा, उसके बावजूद मैंने एक चीज सीखी है कि असली आजादी पैसे या जमीन की मात्रा से नहीं मापी जाती, बल्कि यह चुनने की क्षमता से मापी जाती है कि आप किसे ध्यान देंगे, आप किस पर भरोसा करेंगे और आप कहाँ वास्तव में खुश रहेंगे। और मेरी इस उम्र में, मेरे जीवन के आखिरी सालों में, मैं उन लोगों के साथ रहने के बजाय जिन्होंने मुझे मेरे ही घर में शिकार बना दिया, शांति और सम्मान के साथ जीना पसंद करूंगा।